पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गुणी निर्देश तंत्र में किसी भी वस्तु के लिए वेग रूपांतरण समीकरण ज्ञात किया था और हमारे पास इक्वेशन जो आई थी वो आई थी dr/dt इक्वल्स टू d-r/dt प्लस ओमेगा क्रॉस r, इक्वेशन 10, जिसे हमने वेग रूपांतरण समीकरण कहा था। dr/dt s फ्रेम में वस्तु का वेग, d-r/dt s फ्रेम में वस्तु का वेग, ओमेगा फ्रेम का कोणीय वेग, r कण का पोजीशन वेक्टर। और हमने इससे एक संकलन निकाला था d/dt इक्वल्स टू d-dt प्लस ओमेगा क्रॉस। याद हो तो इक्वेशन क्या थी? 12। क्या चीज है ये? ऑपरेटर सब दूरियों के लिए समान रिजल्ट देगा, परिणाम देगा, उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। तो हमने यहाँ से देखा, यहाँ पे भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर। अब मैं यहाँ पर R1 कर दो तो भी सेम रहेगा, और यहाँ पे D1 कर दो तो भी सेम रहेगा। तो उससे हमने एक ऑपरेटर निकाले, इक्वेशन 12। इस इक्वेशन 12 इस ऑपरेटर को इक्वेशन 10 पर ऑपरेट करने पर ऑपरेटर 12 को इक्वेशन 10 पर लागू करने पर तो लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर, तो हम लिख सकते हैं इसको d/dt किस पे ऑपरेट किया? लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड को लिख देंगे d-dt प्लस ओमेगा क्रॉस d-r/dt प्लस ओमेगा क्रॉस r। लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड पे ऑपरेट कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा d2r/dt²। अब इस ऑपरेटर में दो टर्म है, पहले हम इस वाली टर्म को पूरे पे ऑपरेट करेंगे, उसको इस वाली टर्म को पूरे पे ऑपरेट करेंगे। तो पहले फर्स्ट टर्म को इस पे ऑपरेट करने पर हमारे पास आ जाएगा d-dt, इस पे ऑपरेट करेंगे d-r/dt प्लस ओमेगा क्रॉस r पर। उसके बाद हम करेंगे ओमेगा क्रॉस d-r/dt प्लस ओमेगा क्रॉस r। d2r/dt स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऑपरेट किया तो d-2r/dt स्क्वायर प्लस d-ओमेगा/dt क्रॉस r प्लस ओमेगा क्रॉस d-r/dt। पहले इसको इस पे ऑपरेट किया, उसके बाद इसको हमने इस पे ऑपरेट किया, तो ये टर्म आ गई। ये तो मैंने पहले वाले से। अब हम इसकी बात करते हैं। ये हो जाएगा पहली टर्म ओमेगा क्रॉस d-r/dt प्लस ओमेगा क्रॉस r। तो ऑपरेट करने पर हमें इस तरह से मिला, दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस हमने लिया है S' फ्रेम नियत कोणीय वेग ओमेगा से S फ्रेम के सापेक्ष घूर्णन गति कर रही है। ओमेगा नियत है, तो हमें पता है d' ओमेगा/dt का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म जो है यहाँ पर, ये किसके बराबर हो जाएगी?
0 के बराबर हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा d2r/dt² इक्वल्स टू d-2r/dt²। ये टर्म तो खत्म हो गई, वैनिश हो गई, इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस 2 ओमेगा क्रॉस d-r/dt प्लस ओमेगा क्रॉस इसे हम लिखते हैं इक्वेशन 13। इक्वेशन 13 को हम त्वरण रूपांतरण समीकरण भी कहते हैं। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड एस फ्रेम में वस्तु का त्वरण, राइट हैंड साइड में पहला टर्म एस डैश फ्रेम में किसी समय t पर वस्तु का त्वरण, ओमेगा एस डैश फ्रेम का कोणीय वेग, d-r/dt एस डैश फ्रेम में वस्तु का वेग और कण का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको हमने रीअरेंज किया तो d2-r/dt² इक्वल्स टू d2r/dt² माइनस 2 ओमेगा क्रॉस d-r/dt माइनस ओमेगा क्रॉस r। इक्वेशन 14। हमारी सामान्य प्रैक्टिस क्या है कि जो अननोन क्वांटिटी होती है, अज्ञात राशि होती है, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। तो इस वाले इक्वेशन को हमने इस तरह से लिखा कि हम ये मान के चलते हैं कि एस डैश फ्रेम में हमें वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, यहाँ पे हम त्वरण निकाल रहे हैं एस डैश फ्रेम के अंदर। तो भले हम इसको कहें चाहे इसको कहें, दोनों क्या है? त्वरण रूपांतरण समीकरण है। और ये मान के चलते हैं कि राइट हैंड साइड पर हमें सब चीजें ज्ञात है। एस फ्रेम में वस्तु का त्वरण ज्ञात है, एस डैश फ्रेम में वस्तु का वेग ज्ञात है, फ्रेम का कोणीय वेग पता है हमें, और कण का पोजीशन वेक्टर पता है। तो चाहे इक्वेशन 13 कहें चाहे इक्वेशन 14 कहें, ये क्या कहलाती है? त्वरण रूपांतरण समीकरण। ठीक है, इक्वेशन पहले हम 13 लेंगे। 13 से इसको मैंने लिखा ए कन्वेंशनली ए डैश प्लस इस पूरी टर्म को मैंने लिखा ए 0, जहां पर कि ए 0 का मान कितना है? 2 ओमेगा क्रॉस d-r/dt प्लस ओमेगा क्रॉस r। यहां पर हम देखेंगे ओमेगा आ रहा है, तो ये त्वरण किसकी वजह से लग रहा है? फ्रेम के कोणीय वेग की वजह से लग रहा है। तो ये त्वरण कहलाता है आभासी त्वरण, वो त्वरण जो कि फ्रेम की गति की वजह से वस्तु पर लगता है। तो ये हो गया हमारे पास एस फ्रेम में वस्तु का त्वरण, एस डैश फ्रेम में वस्तु का त्वरण, फ्रेम की गति की वजह से लगने वाला त्वरण। इक्वेशन 14 को वस्तु के द्रव्यमान m से गुणा करने पर कण के द्रव्यमान m से गुणा करने पर
तो हमारे पास आ जाएगा m d2r बाय dt स्क्वायर डैश सॉरी m d2r बाय dt स्क्वायर माइनस m मल्टीप्लाई करता है 2, यहां लिख दिया हमने, ओमेगा क्रॉस d डैश r बाय dt माइनस m ओमेगा क्रॉस r। ये ब्रैकेट जरूर रखना है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, सदिश गुणनफल है सदिश का, तो यहाँ पर क्रम जो है वो मायने रखता है। बल की परिभाषा से ये चीज क्या हो गई, एस डैश फ्रेम में वस्तु पर आरोपित बल एस फ्रेम में वस्तु पे आरोपित बल फ्रेम की गति की वजह से वस्तु पर आरोपित बल, जिसे हम कहते हैं आभासी बल, जो कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में आभासी बल के बारे में पढ़ चुके हैं कि वह बल जो कि फ्रेम की गति की वजह से वस्तु पर लगता प्रतीत होता है उसे हम आभासी बल कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रेम के कोणीय वेग की वजह से वस्तु पर आरोपित हो रहा है। तो F0 का मान कितना होगा, F0 इक्वल्स टू -2m ओमेगा क्रॉस d डैश r बाय dt माइनस m ओमेगा क्रॉस r। इसको हम कर सकते हैं इक्वेशन 15, और ये हो गई 16, और ये हो गई इक्वेशन 17। इक्वेशन 17 जो है वो फ्रेम की गति की वजह से वस्तु पर आरोपित आभासी बल के मान को प्रदर्शित करती है। और यहां हम देख रहे हैं माइनस साइन क्या बता रहा है कि त्वरण, आभासी त्वरण और आभासी बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अब हम इस आभासी बल को लिखने पड़ेगा इक्वेशन 17 को। इक्वेशन 17 जो कि आभासी बल को रिप्रेजेंट करती है कि दो पद है। पहला पद -2m ओमेगा क्रॉस d डैश r बाय dt, सेकेंड टर्म -m ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं F0 इक्वल्स टू FC प्लस FA, इक्वेशन नंबर 18, जहां पर कि FC कितना है, -2m ओमेगा क्रॉस d डैश r बाय dt। इस बल को हम बोलते हैं कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। इस बल की क्या खास बात है, यहां पर फ्रेम की गति के साथ साथ एक चीज और है, एस डैश फ्रेम में वस्तु का वेग, अर्थात यह बल वस्तु पर तभी लगेगा जब एस डैश फ्रेम में वस्तु गतिशील होगी। यदि एस डैश फ्रेम में वस्तु स्थिर है तो वस्तु के वेग का मान 0, तो इस बल का मान भी 0 हो जाएगा। तो कोरियोलिस बल वो आभासी बल है जिसमें एस डैश फ्रेम में वस्तु गतिशील होना आवश्यक है। इक्वेशन 18 में ही सेकंड
माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर, इक्वेशन 20। यहां पर हम देखें तो क्या आ रहा है, फ्रेम का कोणीय वेग और वस्तु का पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर भले ऐसे में वस्तु स्थिर हो या गतिशील हो, यह बल हमेशा वस्तु पर लगता हुआ प्रतीत होगा। ये साइन के अकॉर्डिंग होता है, केंद्रीय या अभिकेंद्रीय बल। इसके एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमने देखा कि आभासी बल दो पदों से मिलकर बना होता है। पहला पद कहलाता है कॉरियोलिस बल, जिसके लिए कंडीशन है, प्रतिबंध है कि ऐसे फ्रेम में वस्तु का गतिशील होना आवश्यक है, वस्तु का वेग चाहिए हमें। और दूसरा बल है जो कि एक तरह का केंद्रीय बल है, अब केंद्रीय अभिकेंद्रीय कोई भी हो सकता है, साइन पर डिपेंड करेगा। यह बल वस्तु पर फ्रेम की गति से सदैव ही लगता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर आभासी बल पढ़े। अब इन आभासी बलों का वस्तु की गति पर क्या प्रभाव होता है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेनली हम लेंगे जब वस्तु ऐसे फ्रेम में गतिशील है, अर्थात कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या होता है, Fc इक्वल्स टू -2m ओमेगा क्रॉस d डैश r बाय dt। बल की परिभाषा से हम द्रव्यमान है -2 ओमेगा क्रॉस d डैश बाय r बाय dt क्या हो गया, कोरियोलिस त्वरण कहलाएगा। तो दिखाई दे माइनस साइन क्या बता रहा है कि बल और त्वरण जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में, क्योंकि m तो अदिश राशि है। अब ये क्या है, इसको हम कर सकते हैं Fc इक्वल्स टू -2m ओमेगा d डैश r बाय dt क्या हो जाएगा, साइन थीटा n कैप। जहां यदि मैंने इसको ओमेगा दिखाया तो ये क्या होता होगा, d डैश r बाय dt, ये एंगल थीटा। थीटा दोनों के मध्य कौन है, n कैप क्या हो गया, ये दोनों जिस भी तल में उसके लंबवत तल को, उसके लंबवत दिशा को ये प्रदर्शित करता है। माना एक इस वाले तल में है, एक इस वाले तल में है, तो ये कहाँ आएगा, एक हमने लिया इस वाले तल में, एक इस वाले तल में, तो ये कहाँ आ जाएगा, इस वाले तल में आ जाएगा, ऊपर वाले तल में आ जाएगा। तो कोरियोलिस बल कहाँ होता है, ओमेगा और d डैश r बाय dt मिलकर जो तल बनाते हैं उसके लंबवत दिशा में कोरियोलिस बल की दिशा होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि वस्तु की गति पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि वस्तु ऐसे फ्रेम में गतिशील है तो उसकी गति पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ अब हम ऐसे फ्रेम का नाम रखेंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी घूमती हुई निर्देश फ्रेम जो होती है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है। यहाँ हमें पता है कि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर घूर्णन गति कर रही है, दो तरह से घूर्णन गति कर रही है। अतः पृथ्वी भी क्या हुई, ऐसे फ्रेम का एग्जाम्पल हो गई, एक उदाहरण हो गई। तो अब हम जो है पृथ्वी ऐसे फ्रेम की जगह पृथ्वी अर्थ को लेकर चलेंगे। अर्थ पर किसी भी वस्तु की गति पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव होता है, इसको हम ज्ञात करेंगे। तो अब जो हमारे अक्ष थे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, किसमें बदल जाएंगे, दिशाओं में बदल जाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, तो पहले हम
इन अक्षों को दिशाओं में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम किसी भी वस्तु की गति पर कॉर्डिनेट्स बल का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू।